आज हम लोग बात करेंगे सिंगल डोर फ्रिज में आने वाली खराबियों के बारे में। अब जो उसमें जो खराबियां आते हैं उसको किस तरह से हम रिपेयर करेंगे। एक टेक्नीशियन को मालूम होना चाहिए कि कितने खराबी उसमें से आता है, और आपको यानी कि जब जाते हैं या फिर सीख रहे हैं आप, तो कितने खराबी आता है, किस तरह से खराबी आता है, उसको किस तरह से हम रिपेयर करते हैं। एक टेक्नीशियन पहुँचते हैं तो किस तरह से उसको रिपेयर करता है, ये चीज़ पर ऊपर आपको जानना बेहद ज़रूरी रहता है। इसमें आपको ढेर सा सिंगल डोर फ्रिज खराबी लिखे हुए हैं, और भी यानी कि इतना सा और भी ज़्यादा है आपका। तो पहला जब खराबी यहाँ पर लिखे है, नहीं सबसे पहले पूरा वीडियो जरूर देखें, एकदम पूरा लास्ट तक आपको वीडियो देखना। तो उससे आपको सिंगल डोर फ्रिज में आने वाले हर एक खराबी के बारे में जानिएगा, और उसको किस तरह से ठीक करेंगे, और उसमें कौन सा सामान लगा हुआ है उसको किस तरह से हम चेक करेंगे, ये सारा कुछ आप जानेंगे। तो नहीं पूरा वीडियो लास्ट तक एकदम जरूर देखिएगा। तो नहीं पहला जो आपका यानी कि पहला जो फॉल्ट लेंगे, फ्रिज डेड है ना। फ्रिज डेड मतलब होगा कि बिल्कुल बंद है, फ्रिज एकदम लाइन दे रहे हैं, बिल्कुल चालू नहीं हो रहा, कुछ भी फंक्शन काम नहीं कर रहा। दूसरा जो है आपका फ्रिज चालू है लेकिन ठंडा नहीं कर रहा, कहते हैं ना फ्रिज चल रहा है मैंने ठंडा नहीं कर रहा, इस तरह से फ्रिज कम ठंडा कर रहा है, नहीं पहले जैसे ठंडा कर रहा है वो ठंडा नहीं कर रहा, बिल्कुल कम कर रहा। फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जा रहा है, यहाँ पर दिया होगा फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जा रहा है, इसको किस तरह से ठीक करें। नहीं इस तरह से आपको ढेर सारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और इसी तरह से आपको एक और पिक्चर आपको दिए हुए इधर। तो यहाँ पर देखिए, अगर नहीं 20 क्वेश्चन लिखे हैं, और भी इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा जो और भी आपको बतलाएंगे जब आगे बतलाएंगे। तो उससे पहले आपको यहाँ का ये यानी कि आपको आसानी रहेगा समझने में आपको, कि ये जो आपको सिंगल डोर फ्रिज में लगने वाले पार्ट्स होते हैं उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगता है, तो उसको चेक करने का तरीका आपको देख लेना पूरा, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा सामान लगता है ये चीज़ पहले समझ लेते हैं, तो उसके बाद है कि आपको फॉल्ट क्लियर करने में आपको आसानी रहेगा। तो पहला जो आपको दिया गया कंप्रेसर, और दूसरा थर्मोस्टेट, बल्ब, OLP, रिले, फ्यूज, पावर सप्लाई और डोर स्विच। सिंगल डोर फ्रिज में इतना सामान देता है, नन नन इन्वर्टर के बारे में बता रहे हैं, इन्वर्टर के बारे में नहीं। तो इसमें जो है कि यानी कि टोटली अपना 8 सामान लगा है। अब इस 8 सामान को चेक कैसे करेंगे, और 8 सामान काम क्या चीज़ रहता है, इस सब के बारे में बारे बारे से समझते जाएंगे। इसको सबसे पहले हम समझते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं ना। यहाँ पे ये चीज़ देखें, मान लीजिए आपका कि यहाँ पे एक थर्मोस्टेट है, ठीक है। चलिए एक फिगर मिल गया, इसका बना हुआ था पहले से ही। चलिए फिगर यहाँ पर मिल गया। चलिए देखिए यहाँ पे देख कंप्रेसर बनाया हुआ है ना। कंप्रेसर यहाँ पर बनाया हुआ है आपका, इधर OLP बना दिए हैं, डोर स्विच बना दिए हैं, थर्मोस्टेट, और आपका इधर ये आपका थर्मोस्टेट आ गया, ये मेन पावर सप्लाई हो गया, ये आपका रिले हो गया। रिले आपको और भी बतलाएंगे, पहले आप पहले समझ लेते हैं पावर सप्लाई चेक करने का तरीका। पावर सप्लाई अपना किस तरह से चेक करेंगे, मानो ये यहाँ जो हम काची करते हैं, जब हम लोग 3 पिन सॉकेट में पावर सप्लाई हम लोग 3 पिन प्लग इन, जब हम सॉकेट में जहाँ चार्जर वगैरह लगाते हैं ना, वही सॉकेट में हम लोग जो सप्लाई देते हैं फ्रिज का पावर सप्लाई जोड़ते हैं। तो यहाँ पर काची करते हैं 220 वोल्ट AC चेक करना हमेशा, यानी इनपुट सप्लाई जब सॉकेट में हम चेक लगाएंगे ना, तो सॉकेट अपना 220 वोल्ट AC आना चाहिए। अगर आ रहा तो मतलब सॉकेट में मेरा ये पावर सप्लाई इसमें जा रहा, ठीक है। अब ये जो पावर सप्लाई हम लगाए हैं, ये पावर सप्लाई के अंदर वाला वायर सही है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। पूरा वीडियो में लास्ट तक देखना, लास्ट तक आपको बना रहना। तो ये क्या चाहिए, क्योंकि लास्ट तक हमको ये क्या चाहिए, मेन सप्लाई देंगे यहाँ से लास्ट तक हमको पावर सप्लाई देखना, कि यहाँ जो मेरा इनपुट सप्लाई दिया है, मेरा यहाँ तक पावर सप्लाई पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। मेन पावर सप्लाई सही रहेगा तभी तक मेरा कोई फंक्शन काम करेगा। तो इसमें देखते हैं कि नहीं, एक मेरा क्या चीज़ करता है, एक न्यूट्रल देता है, एक फेज देता है, एक मेरा अर्थ देता है, ठीक है। तो ये तीनों बार हम कैसे तरह चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर के जैसे कि मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर दोनों लीड को लेकर के एक लीड को इस पर रखेंगे, फिर दूसरे लीड को बार बार से तीनों लीड पर रखेंगे। तो किसी एक पिन के साथ देगा तो मतलब किसी एक वायर के साथ, यानी तीनों बार हटा ले रखेंगे, किसी एक वायर के साथ दे रहा मतलब वो वाला वायर मेरा सही है, बाकी 2 वायर के साथ नहीं देना चाहिए, हटा हुआ है तब। और दूसरा मैंने क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे, फिर देखेंगे बारे बार से मेरा इस वायर ग्रीन के साथ दे रहा कि नहीं दे रहा, और बाकी बचे हुए 2 पिन के साथ नहीं देना चाहिए। तीसरा का भी बारे बार से उसी तरह तब इस पे धरेंगे, और तीसरे को बारे बार से किसी एक के साथ देना चाहिए, बाकी 2 पर नहीं देना चाहिए। तो इस तरह मैं क्या समझेंगे, पावर सप्लाई हम जो सप्लाई जहाँ दे रहे हैं वो सप्लाई मेरा आउटपुट आगे निकाल रहा, इस तरह से मेरा पावर सप्लाई चेक हो जाएगा। कहीं पर भी किसी का भी पावर सप्लाई रहे तो वहाँ पर आपका चेक हो जाएगा। इस तरह से पावर सप्लाई समझिए किस तरह हमको चेक करना है, मेन पावर सप्लाई। अब अगला हम देखते हैं कंप्रेसर किस तरह चेक करेंगे। चलिए तब उससे पहले है कि रिले अपना किस तरह चेक करते हैं, जी पकड़ लेते हैं। चलिए रिले आपको देखिए यहाँ पे जो ये रिले दिया हुआ L1 L2, तो इस रिले को क्या बोलते हैं, और एक और रिले होता है आपका ओपन टैप रिले। ये जो रिले आपका बॉक्स टाइप रिले है, इस रिले को क्या बोलते हैं, बॉक्स टैप रिले, ठीक है। और एक मेरा क्या आता था, ओपन टैप रिले।
ये दोनों को हम चेक कैसे करते हैं? ये जो है मेरा पूरा ये रिले क्या चाहिए, बॉक्स टाइप रिले L1 L2। इसके अंदर में किस तरह बना हुआ था, इसके अंदर मेरा 3 पिन बना हुआ रहता है। जो हम लोग सप्लाई देते हैं, मेन सप्लाई लेते हैं, एक इस पे और एक L2 पे देते हैं, एक L1 पे एक L2 पर। मैं इसके अंदर में किस तरह था, इस तरह से मेरा ये 3 पॉइंट बना हुआ है, जो मेरा कंप्रेसर के तीनों पॉइंट, यहाँ जो कंप्रेसर दिया हुआ, कंप्रेसर के तीनों पॉइंट में जाकर के लग जाता है। अब जब लग जाता है तो मेरा क्या चीज़, जब हम लोग इस पर सप्लाई देते हैं तो ऑटोमेटिक ये रनिंग स्टार्टिंग कॉमन सप्लाई देता है। एक मेरा सप्लाई क्या चाहिए था, मानी कि L2 मेरा कॉमन बन गया, दूसरा सप्लाई क्या चाहिए था, रनिंग में जाता है और रनिंग पर से कॉइल लपेट करके प्लंजर की सतह से मेरा स्टार्टिंग पे जाता है, तब जाकर मेरा ये स्टार्ट होता है। अब जब हम सप्लाई यहाँ पर माइनस पर देखेंगे, पहले इनपुट सप्लाई मेरा 220 वोल्ट इसी जा रहा है, और कंप्रेसर पर लगा है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब ये रिले मेरा खराब हो सकता है। तो इसके पहले तो मेरा कंप्रेसर मालूम रहना चाहिए, मेरा कंप्रेसर सही है या नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ओपन टाइप सील टाइप का नहीं, बॉक्स टाइप रिले के साथ क्या करेंगे कि कभी भी कैपेसिटर वगैरह नहीं यूज करेंगे, कैपेसिटर का यूज नहीं इसमें करते हैं। ओपन टाइप रिले के साथ या फिर PTC रिले के साथ अपना कैपेसिटर यूज करेंगे। चलिए, ये तो बॉक्स टाइप रिले होगा, इसका चला ये तो अपना आवाज़ बहुत ज़्यादा देगा, तो मतलब उसमें भी खराब रहता है। कंटिन्यूटी चेक, कंटिन्यूटी आपको बैक साइड से पता चल जाएगा, इसे तो आपको दिखला नहीं सकते यहाँ पे, तो उसको जब प्रैक्टिकली बतलाएंगे ना तो उसमें समझ जाइएगा आसानी से। तो इसमें का चीज मेन सप्लाई देंगे यहाँ पे और कंप्रेसर पर लगाएंगे तो कंप्रेसर को स्टार्ट हो जाना चाहिए। और वो स्टार्ट नहीं हो रहा तो अब उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करके देखेंगे। अब डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ा देर अभी पहले बतलाएंगे, इसके बाद पहले ओपन टाइप रिले समझ लेते हैं। ये तो बॉक्स टाइप रिले हो गया। ओपन टाइप रिले किस तरह से रहता है, इस तरह से रहेगा या फिर इस तरह से रहेगा, यानी कि किस तरह से समझिए। अब ये दोनों पॉइंट रहता है एक ही रहता है, जो एक साइड रहता है नहीं पॉइंट, दोनों पॉइंट एक ही रहता है, और इसके बीच में क्या रहता है, एक पत्ती टाइप में फिट किया जाता है और उसके बाद इस पर सप्लाई दिया जाता है। इसलिए इसमें इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा। तो इसमें क्या चीज करते हैं, जिधर मेरा रनिंग रहता है ना उधर मेन सप्लाई देते हैं, मानिए कि इस साइड रनिंग है, इधर स्टार्टिंग है, तो मेन सप्लाई इधर देंगे, इस पे से कैपेसिटर लगा करके इस पे सप्लाई दे देंगे। और इधर रनिंग है तो मेन सप्लाई इस पे देंगे, फिर इधर से कैपेसिटर लगा करके इस पे दे देंगे, तब जब मैं इस तरह से स्टार्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी दे रहा है, यानी कि पॉइंट अगर मानिए कि इस तरह से 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से मेरा रिले बना हुआ है, और ये दोनों पॉइंट आपस में कंटिन्यूटी बीप दे रहा है, एकदम बिल्कुल बीप एक दे रहा है, और ये दोनों पॉइंट में बीप यानी कि कंटिन्यूटी दे रहा है, मगर कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी रिले आपका सही है। ऐसे पता नहीं चलेगा, अभी मानिए कि रेजिस्टेंस आपको शो कर रहा है। अब क्या करेंगे, जो इस पे पिन पे लगेगा, जिधर मेरा बाहर से देखने में ऐसा लगेगा, जब लगाएंगे तो मेरा अंदर से पिन मेरा तीनों पे जाकर लगता है, 2 पे जाकर लगता है, तो यानी कि इसके आउटपुट में चेक कर लेंगे, और इसके भी आउटपुट में चेक आ रहा नहीं आ रहा, अगर आ रहा तो मेरा रिले सही है, नहीं तो खराब है। और इसको क्या करेंगे, आप हाथ में हिला कर भी चेक कर लेंगे, और उस तरह से दे रहा है तो इसका मतलब कि आवाज़, अगर आवाज़ दे रहा है तो मेरा उसका मतलब कि ये मेरा खराब है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जब भी चेक करेंगे 2 पॉइंट, यानी कि मेरा इस तरह से जब भी डिले रहेगा, ठीक है, 4 रिले इस तरह से जब भी पॉइंट बना हुआ रहता है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में कंटिन्यू देगा, एकदम 100% देगा, मगर ये दोनों पॉइंट में भी देगा, मगर इस दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपका वैल्यू शो करना चाहिए। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम रिले चेक कर लेंगे। अब रहा कंप्रेसर, कंप्रेसर को किस तरह से चेक करेंगे। अच्छा, रिले क्या काम करता है, रिले मेरा कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम करता है, और यानी जिस तरह से मेरा पंखा में देखते होंगे कि कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ रहता है, कैपेसिटर क्या काम करता है, स्टार्ट करने का काम करता है, तो उसी तरह में रिले क्या करता है, कंप्रेसर स्टार्ट करने का काम करता है। और किसी किसी रिले में देखते हैं कैपेसिटर नहीं लगा हो, तो वहाँ पर क्या करता है कि मेरा रिले ही स्टार्ट करने का काम कर रहा है, और जहाँ पर अधिक लोड कम हो रहा है तो वहाँ पर क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज कर लेते हैं, ताकि मेरा इसका लोड आपको कैपेसिटर पा जाए। तो इस तरह से रिले समझ गए। अब रहता है कंप्रेसर, माने कंप्रेसर यहाँ पर 3 पिन दिया हुआ, तीनों पिन मल्टीमीटर को बजर रेंज पर या फिर डायोड रेंज में लेकर चल जाएंगे, ठीक है। और इसको हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब कंटिन्यूटी जब चेक करेंगे ना तो तीनों पिन के बीच हम मान चेक करेंगे। माने कि यहाँ पर 3 पिन दिया हुआ है, ठीक है, A B C, ए और सी के बीच में माने 10 दिया, C B के बीच में 20 दिया, और A B के बीच में 30 दिया, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान दे रहा है, यानी कि ABC, ठीक है, इस तरह से मान हम चेक करेंगे। और मान चेक करेंगे तो यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू हर एक पर अलग अलग मान देना चाहिए। इन्वर्टर वाला हम जबकि सेम मान देता है, इन्वर्टर वाला इसलिए पहले हम बोल देंगे इन्वर्टर कभी नहीं चेक कर रहे हैं, इन्वर्टर का एक अलग वीडियो बनाएंगे, इन्वर्टर फ्रिज का। तो इसमें क्या करेंगे, तीनों पर जब मान चेक करें, तीनों को अलग अलग कुछ मान वैल्यू से शो करना चाहिए। किसी पर भी कंटिन्यूटी 0 नहीं आना चाहिए, या फिर बीप का आवाज बीप का आवाज दे रहा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू शो करना चाहिए। अगर वैल्यू शो नहीं कर रहा या फिर आवाज़ कर रहा तो क्या चाहिए, मेरा खराब ही रहेगा, यानी कि वैल्यू नहीं शो कर रहा, डायरेक्टली मेरा बीप के बाद दे रहा, तो मेरा वो फ्री कंप्रेसर जो शॉर्ट कहलाएगा।
और तो इन्हें इस तरह से अगर मान दे रहा तो समझेंगे मेरा कंप्रेसर सही है। अब इसको डायरेक्ट कैसे चालू करेंगे जो आपको आगे बतलाएंगे, मैंने फॉल्ट फाइंडिंग क्लियर करवाएंगे, लास्ट तक एकदम देखते जाना, रुकना नहीं है, तो आपको उसमें काम आएगा। तो इसमें हम जैसे कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कैसे मालूम पड़ेगा, तीनों पिन को मानेंगे, तीनों पिन के बीच मान चेक कर लिए, ए सी के बीच में 10 ओम, सी बी के बीच में 20 ओम और ए बी के बीच में 30 ओम। तो सबसे पहला नियम यह है कि सबसे पहले देखना जिस दो पॉइंट के बीच सबसे अधिक मान आ रहा वो मेरा रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा। ए और बी के बीच में देखिए कच्चे बताए, जिस दो पॉइंट के बीच सबसे अधिक मान आ रहा वो मेरा रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा, बचा हुआ कॉइल मेरा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी के 10, सी बी के बीच 20 और ए और बी के बीच में 30। सबसे ज़्यादा मान जो आ रहा है मेरा ये 30 आ रहा ए और बी के बीच में, तो ये मेरा रनिंग स्टार्टिंग हो गया, बचा हुआ कॉइल कॉमन हो गया, तो ये मेरा क्या होगा, कॉमन हो गया मेरा ये। अब दूसरा विधि जो है कि मल्टीमीटर के एक लीड को कॉमन पर रखेंगे तो दूसरे लीड को बचे हुए दोनों पिन पर बारी बारी से चेक करेंगे, बारी बारी से, यानी एक लीड को इस पर रख देंगे और दूसरे लीड को, एक लीड को यहाँ रख देंगे, दूसरे लीड को बारी बारी से इस दोनों पिन पर रखेंगे। इस तरह से जब रखेंगे तो देखेंगे किस पे ज़्यादा आ रहा है और किस पे कम आ रहा है। जैसे एक लीड को यहाँ पर रखें और एक को ए पर रखें, 10 दिया, बी पर रखे तो 20 दिया, तो बी पर जिस पर ज़्यादा आएगा ना वो स्टार्टिंग हो जाएगा, जिस पे कम आएगा वो मेरा रनिंग हो जाएगा। अब ये स्टार्टिंग मालूम पड़ गया, इस पर कम आ रहा था, ये मेरा रनिंग मालूम पड़ गया। जब यहाँ पर देखिए कॉमन, ये रनिंग, ये स्टार्टिंग, ये मालूम पड़ गया। अब इसमें हम सप्लाई कैसे देंगे, अपना अनुसार अगर चलाना रहेगा, डायरेक्ट चलाना रहेगा, किस तरह सप्लाई देंगे, तो यहाँ से मेन पावर सप्लाई लेंगे, ठीक है, एक बॉडी छोड़ दी है, माइनस पर से लेंगे, एक सप्लाई डायरेक्टली लेकर के कॉमन पे दे देना, दूसरा सप्लाई डायरेक्टली लेकर रनिंग पे दे देना, रनिंग पर से क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर लगा के स्टार्टिंग पे दे देंगे। इस तरह से काम करेंगे। माने कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक वायर ले लेंगे, इस पर से वायर लेकर के सटा करके हटा लेंगे और ये मेरा स्टार्टअप हो जाना चाहिए। अगर इस तरह से स्टार्टअप नहीं हो रहा तो मेरा कंप्रेसर बिल्कुल ख़राब है, अगर इस तरह से मान भी नहीं दे रहा तो भी ख़राब है। और एक और विधि, बॉडी अर्थ एकदम चेक कर ले, माने तीनों पिन पर एक लीड को मल्टीमीटर के बॉडी पर रखेंगे, पेंट को हटा करके बॉडी पर रखेंगे, तो दूसरे लीड को बारे बार तीनों पिन पर रखेंगे। किसी के साथ अगर मान दे रहा या फिर बीप के बाद दे रहा तो मेरा अभी कंप्रेसर शॉर्ट है। ये चीज़ समझ गए। अब अगला जो दिया गया OLP के बारे में, OLP को कैसे चेक करेंगे, तो OLP को चेक करने का सिंपल तरीका है, यानी कंटिन्यूटी डायोड रेंज पर रखेंगे, मल्टीमीटर को बिप रेंज पर रखेंगे और दोनों पॉइंट पर सटाएंगे। अगर ये बिप का आवाज़ दे दिया तो मतलब सही है, यानी कुछ वैल्यूज होगा तो सही है। अगर बिप का आवाज़ नहीं दिया, बीच में कंटिन्यूटी छोड़ दिया तो मतलब ख़राब है। डोर स्विच में जब गेट खोला हुआ रहेगा, यानी स्विच अगर भाई बाहर है तो कंटिन्यूटी क्या चाहिए होगा, आपका देना चाहिए। और जब गेट लगाते हैं, जब इस पॉइंट को दबाएंगे तो कंटिन्यूटी हट जाना चाहिए, तो आपका ये डोर स्विच सही रहेगा, ये चीज़ समझ जाना। और आ गया थर्मोस्टेट स्विच। थर्मोस्टेट स्विच के बारे में पूरा डिटेल्स में पहले भी हम बतलाए हुए हैं, तो इसको वीडियो लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, तो इसे भी इसको बतलाते हैं चेक करने का तरीका सिंपल। मनी का भी पूरा बर्फ हम इसको भी रखे हुए नहीं है, सिंपल तरीका नहीं, सिंपल सप्लाई नहीं, पॉजिटिव टेम्परेचर हम इसको भी रखे हुए हैं बाहर में। तो ये जो है मेरा कंटिन्यूटी देना चाहिए आपस में। और जब बहुत ज़्यादा बर्फ जम जाता है ना तो मेरा क्या चाहिए, सेंस करके दोनों पॉइंट का आपस में डिस्कनेक्ट कर देता है, तो मेरा ऑफ हो जाता है कंप्रेसर। तो इस तरह से अपना चेक कर लेंगे, यानी कंटिन्यूटी दे रहा है मतलब ये मेरा सही है, और कंटिन्यूटी नहीं दे रहा तो मेरा खराब है। इस तरह से हम सारा सामान चेक कर लेंगे, एक एक कंपोनेंट के बारे में बतला दिए। अब चलते हैं हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर। और जब सारा कंपोनेंट चेक करने के लिए आपको याद रहेगा ना तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग आसानी से क्लियर हो जाएगा, उसमें आप फॉल्ट को आसानी से दूर कर सकते हैं। यानी कि जो 8 पावर सप्लाई बतला हुआ, यानी अभी फ्यूज रह गया, किसी किसी फ्रिज में देखते हैं फ्यूज लगा हुआ रहता है ना, अब फ्यूज जैसे ये मेरा ये मेन सप्लाई रहा, मेन सप्लाई जब आता है ना तो इसमें से फ्यूज इस तरह से चिन्ह लगा हुआ रहता है उसका, ठीक है। फ्यूज में भी कंटिन्यूटी दे रहा दोनों सिरा पे तो सही है, नहीं तो खराब है, ये चीज़ ध्यान कर ले। अब चलते हैं अपना फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर। अब पहला जो फॉल्ट आपको दिया गया, फ्रिज डेड है। अब कोई भी फ्रिज अगर माने कोई पार्टी आपको बोल रहा है, नहीं कोई कस्टमर आपको बोल रहा है कि फ्रिज डेड है, पूरा वीडियो एकदम जरूर देखना, लास्ट तक देखेगा, एक एक फॉल्ट के बारे में आप आसानी से पूरा समझ जाएगा और पूरा अंदर तक आपको समझ में आ जाएगा। इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाएंगे, जब अपना ट्रेनिंग सेंटर में लेके चलेंगे तब आपको पूरा पता चल जाएगा। तो वहाँ पर एक ही चीज़ की ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें, यानी बिहार टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, जिसका बॉडी यहाँ पर देखिए, ये वाला जो आपका वहीं का है ये, अगर लास्ट देख रहे हैं समझ गए, इस पर नंबर भी दिया, इस पर संपर्क कर सकते हैं आप ऐसे। अब फ्रिज डेड है, मानिए क्या चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि फ्रिज डेड है, तो फ्रिज डेड है मतलब कि बिल्कुल फ्रिज बंद है, लाइन देने बिल्कुल नहीं चल रहा। सबसे पहला मेरा काम रहेगा सॉकेट में जा करके मेन पावर सप्लाई जैसे है ना,
सॉकेट में जाकर क्या करेंगे, जैसे मैंने कि मेन पावर सप्लाई रखा जो शुरू में ही बतलाएं, तो इस पर क्या करेंगे 220 वोल्ट AC आना चाहिए। जब यहाँ पर सप्लाई आ रहा है तो कंप्रेसर के पास जो रिले रहता है मेरा, तो रिले के पास मेरा 220 वोल्ट AC आना चाहिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सामान खराब है, जो मेरा थर्मोस्टेट हो सकता है, OLP भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर सप्लाई आ रहा है तो भी नहीं चालू हो रहा तो मतलब कंप्रेसर खराब है। कंप्रेसर चेक करने के लिए बधी बधी बतलाए हैं, तो डायरेक्टली कंप्रेसर पे आप सप्लाई दे करके चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले आपका मेन पावर सप्लाई बिल्कुल चेक कर लेना। कंप्रेसर खराब है तो फिर को आपको लगाना होगा। तो यानी फ्रिज अगर डेड है तो प्रॉपर इस तरह सिंगल डोर फ्रिज में आपको यही स्टेप अपनाना है। पहला क्या चाहिए, मेन पावर सप्लाई, दूसरा थर्मो यानी कि दूसरा सप्लाई, यहाँ पर दूसरा क्या करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, पहला पावर सप्लाई का वायर चेक कर लेंगे, और तीसरा मेरा कंप्रेसर चेक कर लेंगे, चौथा मेरा थर्मोस्टेट OLP वगैरह चेक कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा मालूम पड़ जाएगा। यानी कि जब यहाँ पर चेक करेंगे पावर सप्लाई सही है तो यहाँ पर वोल्टेज अगर आ रहा है तो मतलब पीछे आपको 4 3 2 नहीं चेक करने की जरूरत है। यानी कि थर्मोस्टेट OLP और क्या कहते हैं ये सब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर वोल्टेज आ रहा है तब रिले पर, अगर रिले पर वोल्टेज नहीं आ रहा तो थर्मोस्टेट आपको चेक करने की एकदम जरूरी है। इस तरह से आपको मालूम पड़ जाएगा। कंप्रेसर को भी चेक कर लें तो आपको चालू हो जाएगा। जो खराबी है उसको अपना चेंज करें या फिर उसको सही करें, अपना तरीका से उसको चालू करें। ये चीज़ पहला समझ गए। दूसरा जो है फ्रिज चालू है लेकिन ठंडा नहीं कर रहा। फ्रिज क्या चीज़ बोल रहा है कि चालू है लेकिन ठंडा नहीं कर रहा, तो क्या चीज़ पता है क्या चीज़ खराबी होगा। अब फ्रिज बोल रहा चालू है तब हमको पहले जी काम करेगा, चालू करके 5 मिनट बाद 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट क्या करेंगे, कंडेंसर कॉइल पीछे जो कॉइल रहता है फ्रिज के पीछे हम देखते हैं, जो कॉइल दिया हुआ रहता है वो कॉइल देखेंगे हीट हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर कंडेंसर हीटिंग कॉइल जिसे बोलते हैं, कंडेंसर कॉइल अगर हीट नहीं हो रहा मतलब गैस लीक है। कंप्रेसर पहले देख लें, कंप्रेसर अगर चल रहा फिर भी ठंडा नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो गैस भरा हुआ गैस मेरा खत्म है। तो उसको हम क्या करें, प्रॉपर मेरा फिर डिस्चार्ज चार्जिंग सेक्शन जो होता है डिस्चार्ज लगे देना, सेक्शन चार्जिंग और फिल्टर वगैरह करके फिर से फ्लैशिंग वगैरह मार करके फिर से गैस चार्ज करना पड़ेगा। जहाँ पर लीकेज रहेगा उसको दूर करके फिर से गैस चार्ज करना पड़ेगा। तो उसका पंपिंग मेरा एकदम चेक कर ले गैस चार्ज करने वक्त। तो ये चीज़ समझ गए। फिर चालू है लेकिन ठंडा नहीं कर रहा, बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा मतलब गैस लगभग लगभग खत्म है, फिर कंप्रेसर चल रहा तब। अब फ्रिज बोला कम ठंडा कर रहा, ये मेरा क्या चीज़ बोला, फ्रिज कम ठंडा कर रहा। फ्रिज कम ठंडा कर रहा तो क्या चीज़ खराबी होगा। अब कम ठंडा करने के कारण ढेर सारा हो सकता है। यानी या तो गैस कम रहेगा तो भी कम ठंडा करेगा, तो मगर अगर कम ठंडा करे तो पहला चीज़ ये चेक करें कि फ्रिज का जो गैस कट है, माने कि एक मेरा फ्रिज है, ठीक है, यहाँ पर समझे, एक मेरा ये क्या चीज़ है, ये फ्रिज है। फ्रिज के ऊपर क्या चीज़ कहते हैं, चारों पट्टा से मेरा ये इसको गैस कर, जब गेट हम लगाते हैं तो चारों पट्टा से को ब्लॉक कर दिया जाता है। अंदर में जो भी सामान है उसका टेम्परेचर को स्थिर कर दिया जाता है। इसमें से कहीं से भी ये रबर खराब होता है, कहीं से भी एक रबर खराब होता है तो अब क्या चीज़ फॉल्ट आएगा कि बाहरी टेम्परेचर इसके अंदर मेरा बाहरी टेम्परेचर क्या होगा, इसके अंदर मेरा प्रवेश कर जाएगा। तो उसके कारण इसका टेम्परेचर अंदर में स्थिर नहीं होगा तो मेरा पहले से कम ठंडा करेगा। ये चीज़ पहले समझ जाइए। अब गैस कट चेक करने के बाद ये चीज़ चेक कर ले, डोर स्विच को दाब करके, इसके अंदर में जो मेरा डोर स्विच लगा हुआ रहता है, डोर स्विच को हाथ से दाब लेंगे खोल करके। हाथ से जब दबाएंगे देखना है कि मेरा बल्ब बंद हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर बल्ब बंद नहीं हो रहा होगा तो उसके एनर्जी के कारण भी फ्रिज पहले जैसा ठंडा नहीं करेगा, कुछ कम ठंडा करेगा। 10 वाट 15 वाट के उसके अंदर में भी बल्ब देता है। ये चीज़ समझ गया। गैस चौकिंग में रहेगा, ऑयल चौकिंग में रहेगा, कुछ हल्का फुल्का रहेगा तो भी आपका कम ठंडा करेगा। ये चीज़ ध्यान कर ले। और बाहरी यानी कि कुछ गर्म खाना वगैरह इसके अंदर नहीं रखना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो आपको यानी कि इसमें पता चल जाएगा। गैस कमरा उसमें देख लेना कि एम्पीयर वगैरह कितना ले रहा, तो इससे मालूम पड़ जाएगा आपका। अब फ्रिज में बर्फ़ जम रहा है, यानी फ्रिज में क्या चाहिए बोला, फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जा रहा। फ्रिज में अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रहा था, अगर आपको सिंगल डोर फ्रिज का बगैर वायरिंग आपको जानते होंगे तो पूरा आसानी से समझ गए हैं कि सिंगल डोर फ्रिज में अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रहा है, सिंपल समझ लीजिए उसमें थर्मोस्टेट ही सिर्फ खराब है। यानी कि ज़्यादा बर्फ़ जमने के कारण सिर्फ वही है। अगर बर्फ़ जम रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पर लाइन जो काटने कंट्रोलर है मेरा, यानी कि -5 पर जाने के बाद लाइन काट देना चाहिए थर्मोस्टेट, वो मेरा लाइन नहीं काट रहा। इसका मतलब क्या है कि थर्मोस्टेट ही मेरा ख़राब है। तो आपको थर्मोस्टेट को डायरेक्टली चेंज कर देना। अब फ्रिज लगातार चल रहा है, कंटिन्यू अब चल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में अगर गैस रहेगा और बिल्कुल सही काम कर रहा है तो पूरा बर्फ़ जमा देता है। अगर मेरा गैस नहीं है, ठीक है, तो लगातार वो चलते रह जाएगा, बर्फ़ भी नहीं जमाएगा, ठंडा भी नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या चाहिए रहता है मेरा कि पहला तो इससे नहीं समझ लीजिए कि उसमें गैस है कि नहीं है, लगातार कंटिन्यू चल रहा तो ठंडा कर रहा कि नहीं कर रहा। अगर गैस नहीं रहेगा तो लगातार चलते रहेगा, ठंडा करेगा नहीं और थर्मोस्टेट मेरा ऑटो कट करेगा नहीं। ये चीज़ समझ ले। उसके बाद भी है कि थर्मोस्टेट अगर लाइन नहीं काटेगा तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाएगा, तो भी आपका लगातार चलते रहेगा। ये चीज़ समझ गया। यानी थर्मोस्टेट खराब होने के कारण बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमता है और वो लगातार चलाते रहता है। और गैस नहीं रहेगा तो भी लगातार चलते रहेगा, थर्मोस्टेट लाइन काटेगा नहीं। ये चीज़ समझ ले, इससे मेरा दोनों फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें तो अगला फॉल्ट जो 6 नंबर फॉल्ट कि फ्रिज में बिल्कुल बर्फ़ नहीं जम रहा, यानी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा एकदम।
फ्रिज में बिल्कुल बर्फ़ नहीं जम रहा। मैंने इसका मतलब कहना है कि ऐसा नहीं कि बर्फ़ नहीं जमाना, बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं जमाना और कुछ बर्फ़ जमाना भी रहता है मेरा चैम्बर में, ठीक है। मैंने कहा ज़रूरी है, तो उसमें जमाना भी रहता है फुल करने के बाद। तो बर्फ़ नहीं जम रहा तो इस कंडीशन में भी मेरा क्या खराबी रहेगा, ये चीज़ समझ लीजिए। और गैसकेट खराब रहेगा तो ठंडा तो करेगा मेरा, बहुत कम ठंडा करेगा। बल्ब जलते रहेगा तो भी मेरा बर्फ़ बहुत कम जमेगा, नहीं भी नहीं के बराबर जमेगा, ठीक है, ठंडा मगर करेगा। तो ये सब देखना जरूरी है। और यानी कि अगर गैस सही से नहीं डला हुआ, फुल नहीं डला हुआ सही तरीका से, फिनिशिंग मेरा गैस वैक्यूम बढ़िया से करके नहीं डला हुआ, तो भी आपका बर्फ़ नहीं जलेगा, नहीं जमेगा। ठंडा तो करेगा मगर बर्फ़ नहीं जम पाएगा। अब है अगला जो है मेरा, फ्रिज बार बार बंद चालू हो रहा है ना। फ्रिज बार बार बंद चालू हो रहा है, इसका मतलब कि कभी ट्रिप कर रहा, बंद हो रहा, चालू हो रहा। तो अधिक लोड लेने के कारण भी क्या चाहते हैं, कंप्रेसर अगर अधिक लोड ले रहा, यानी कंप्रेसर अगर जाम रहेगा तो अधिक लोड लेगा, क्या चाहिए आप उसके मत। और रिले गर्म, यानी कि जब OLP गर्म होगा वहाँ पर अधिक, यानी कि लोड लेगा तो अधिक गर्म होगा। और जब कंप्रेसर अधिक हीट होगा तो मेरा रिले OLP का करके लाइन को आपको कट करने का काम करेगा अधिक लोड लेने के बाद। ओवरलोड प्रोटेक्ट OLP जो मेरा लाइन काट देगा। इस कंडीशन में क्या, फिर ठंडा आएगा फिर से चालू करेगा। इस कंडीशन में कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा हीटअप होता है। इससे मेरा पता चल जाएगा रिले मेरा खराब होगा या फिर कंप्रेसर खराब रहेगा। कहीं पर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको मालूम, ये चीज़ सब चेक कर ले, फिर आप सही कर लीजिए आसानी से। अब फ्रिज पहले जैसे ठंडा नहीं कर रहा, पहले जैसा ठंडा नहीं करने का मतलब है कि नया में जब खरीद के लाया अच्छा ठंडा कर रहा था, अब वो उस तरह से ठंडा नहीं कर रहा, बर्फ़ नहीं जमा रहा। जिस तरह से आपको इसमें फ्रिज में बिल्कुल बर्फ़ नहीं जमा रहा, तो वही फॉल्ट इसमें भी रहेगा। फ्रिज पहले जैसे ठंडा नहीं कर रहा, यानी गैस कट जो रहता है, गैस कट चेक कर ले, या फिर गर्म स्थान में उसको नहीं रखें सीधे, यानी कि सूर्य की रोशनी के सामने बिल्कुल नहीं रखें, दीवार से कुछ हटा के रखें कम से कम आधा फीट के साथ। ये चीज़ अपना जरूर ध्यान रखें। तो ये चीज़ आपको पता, मैंने कि गैस कट जब सही रहेगा तो क्या चाहिए, एकदम ठंडा करना ही करना। पहले से ठंडा, यानी गैस का वो जो ठंडा कर रहा है उसको पूरा ब्लॉक करके रखना है, तो आपको ठंडा करेगा। अब फ्रिज का कंप्रेसर अधिक हीट हो रहा, गैस का कम रहेगा तो भी आपका कम ठंडा करेगा। फ्रिज का कंप्रेसर अधिक हीट हो रहा, तो पहला कारण हो सकता है जाम होने की वजह से भी, या फिर कभी गैस चेंज किए हैं, गैस डाले हैं तो उसमें पानी वगैरह जाने के कारण भी क्या होता है, धीरे धीरे वो मेरा जाम हो जाता है। जाम होने के कारण भी अधिक हीट होगा, शॉर्ट होने के कारण भी अधिक हीट होगा, ऑयल ख़त्म होने के बाद भी अधिक हीट होगा। अच्छा, ये चीज़ शॉर्टिंग तो बतला दिए हैं। और जाम होगा तो भी अधिक हीट होगा, अधिक लोड लेगा तो अधिक हीट होगा, सिंपल सी बात है। मगर ऑयल खत्म है कैसे मालूम पड़ेगा, तो कंप्रेसर यानी कि अधिक हीट होगा, तुमने खराब होने से पहले क्या होता है कि हम उसको काट करके गैस उड़ा के, कंप्रेसर यानी कि गैस तो 100-150 मुश्किल से गैस लगेगा, ठीक है। और उसमें आपको क्या चाहिए होगा कि कंप्रेसर आपका बच जाएगा, 2000-2500 का कंप्रेसर बच जाएगा। तो उसको कैसे चेक करेंगे मेरा ऑयल सही है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर चार्जिंग लाइन को, सेक्शन लाइन को काट करके उसको क्या करेंगे, चार्जिंग लाइन से कुछ ऑयल बाहर निकालेंगे, या फिर डिस्चार्ज लाइन को भी काट कर कंप्रेसर पहले बाहर निकालेंगे, फिर कंप्रेसर को पलट देंगे हल्का सा, और धीरे धीरे पलटेंगे तो चार्जिंग लाइन से या फिर सेक्शन लाइन से मेरा कुछ ऑयल बाहर निकलेगा। अब उससे जब ऑयल बाहर निकलेगा तो उसमें देखना है कि उसका ऑयल जो रहता है, यानी कि सिंथेटिक या फिर पॉलिएस्टर रहता है, या फिर किसी मिनरल भी देता है, तो उस टाइम में क्या चाहिए रहेगा कि वाइट रहना चाहिए, एकदम वाइट। और वाइट नहीं है तो क्या समझेंगे कि उसका धीरे, अगर मैंने पीला या फिर काला हो रहा है तो इसका मतलब धीरे समझने को उसका ऑयल धीरे धीरे खराब है। और ऑयल मेरा सही तरीके से काम नहीं करेगा तो मेरा कच्चे हीटअप होना चालू हो जाएगा। तो ऑयल चेंज करते तो मेरा फ्रिज मेरा सही हो जाएगा। और किसी तरह फिर इलेक्ट्रिक लोड नहीं रहना चाहिए ज़्यादा, ये चीज़ समझ लें। अब फ्रिज का कंप्रेसर अधिक हीट हो, ये तो समझ गया। अब का अधिक हीट होता है उसको किस तरह से ठीक करेंगे, शॉर्टिंग में रहेगा तो भी अधिक हीट होगा। अब फ्रिज में विद्युत देते ही MCB गिरा दे रहा, फ्रिज में विद्युत देते ही MCB गिरा दे रहा। मानिए कि यहाँ पर जो है मेरा मेन पावर सप्लाई लेते, ठीक है, मैंने फ्रिज है, अब मेन पावर सप्लाई रहा, मैंने इस सप्लाई इसके अंदर दिए कंप्रेसर में। अब कोई भी सप्लाई डायरेक्टली का चाहिए आपस में शॉर्ट हो गया, मानिए कि अंदर में जाने के बाद मेरा 2 पॉइंट माइनस प्लस आपस में कहीं पे शॉर्ट कर गया, और इसमें जब हम 220 वोल्ट AC सप्लाई देंगे, 220 वोल्ट AC सप्लाई देंगे, तो माइनस प्लस जब आपस में टच करेगा तो हम का चाहिए डायरेक्टली वहाँ पे MCB इसीलिए लगा हुआ कि अंदर में कुछ भी शॉर्ट करेगा तो डायरेक्टली MCB गिर जाएगा। यानी लाइन देते ही अगर MCB डायरेक्ट गिर रहा, समझ जाना अंदर कंप्रेसर शॉर्ट हो सकता है, दोनों मेन पावर सप्लाई भी शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी अंदर डायरेक्टली शॉर्ट है तो उसमें डायरेक्टली दे करके अपना पूरा कनेक्शन आपको चेक करना पड़ेगा, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला जो दिया, फ्रिज में बल्ब नहीं जल रहा, फ्रिज में बल्ब नहीं जल रहा, एकदम लास्ट तक वीडियो देखना, पूरा पूरा एक एक क्वेश्चन बनाना। फ्रिज में बल्ब नहीं जल रहा और ठंडा कर रहा, ये भी रहेगा ना, फ्रिज में बल्ब नहीं जल रहा है लेकिन ठंडा कर रहा, तो इसका मतलब क्या चलेगा, अभी तुरंत बतलाएं कि बल्ब अगर नहीं जल रहा इसका जो कनेक्शन रहता है इस तरह से देता है। मानिए कि यहाँ पर मेरा ये बल्ब है, ठीक है, इसमें 2 वायर निकला हुआ है, और यहाँ पर मेरा एक क्या है, डोर स्विच है, इसमें भी 2 वायर निकला हुआ, ये मेरा मेन पावर सप्लाई रहा। पावर सप्लाई एक को तो बल्ब को डायरेक्ट मिलता है, दूसरा क्या चीज़ मिलता है, डोर स्विच को, डोर स्विच से निकलने में बल्ब को जाता है। माने इसको जब बंद करते हैं, इसको जब दाबते हैं तो इसको लाइन डिस्कनेक्ट, ये दोनों पॉइंट को आपस में हटा देता है कनेक्ट को, और मेरा बल्ब बंद हो जाता है, ठीक है।
जब हम गेट खोलते हैं तो ये मेरा बल्ब क्या करता है, ये बाहर आता है और ये दोनों पॉइंट का आपस में टच कर देता। जब टच कर गया इसका मतलब बल्ब जलना चालू हो जाता। यानी कि इसका अगर बल्ब नहीं जला और ठंडा कर रहा तो बल्ब खराब हो सकता है। इसमें 90% में बल्ब खराब होता है, ठीक है। उसके बाद जब मेरा होल्डर खराब होता है, डोर स्विच खराब होता है और बीच का वायर खराब होता है। कहीं कंप्रेसर चल रहा था तभी तो ठंडा कर रहा है, इसका मतलब कि इतना, यानी बल्ब, होल्डर, डोर स्विच 3 हो गया, एक बना वायर, 4 सामान से ज़्यादा कभी भी खराब नहीं होगा। और ढीला लगा हुआ भी नहीं रहना चाहिए बल्ब, ठीक है। अब फिर इसमें अगला जो है, फ्रिज में बल्ब जलता है लेकिन कंप्रेसर नहीं चालू हो रहा। अब जो यहाँ पे फॉल्ट समझिए, फ्रिज में जब बल्ब जल रहा मगर कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा। फिर से आपको डायग्राम बना समझाते हैं। यानी मेन पावर सप्लाई रहा, ठीक है, इधर मेरा कंप्रेसर रहा, बल्ब तो समझ गए नहीं कि आगे मेरा क्या चाहिए, डोर स्विच दिया हुआ है, डोर स्विच में गया और यहाँ से निकला, बल्ब में गया और बल्ब से निकला और मेन पावर सप्लाई मैंने से इसको मिल रहा। अब इसी में क्या चाहिए, डोर स्विच में गया है, यहीं से मेरा एक थर्मोस्टेट में जाता है। जहाँ से मेरा डोर स्विच में गया वहीं से मेरा थर्मोस्टेट में आएगा। थर्मोस्टेट से निकलने के बाद मेरा क्या चाहिए, OLP होते हुए कंप्रेसर में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा सप्लाई मैंने से वो डायरेक्टली कंप्रेसर में आता। और इसमें क्या चीज़ बोल रहा है कि बल्ब जल रहा, बल्ब मेरा जल रहा और कंप्रेसर नहीं चल रहा, ये मेरा नहीं चल रहा। इसका मतलब थर्मोस्टेट खराब होगा, OLP खराब हो सकता है, इस पर जो रिले लगता है रिले मेरा खराब हो सकता है और मेरा कंप्रेसर भी तो खराब हो सकता है। इस तरह से मेरा इससे ज़्यादा आपका सामान खराब नहीं होगा। यानी कि पावर सप्लाई सही है तभी तो मेरा बल्ब जल रहा। इससे मेरा आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, मैं पूरा वीडियो जरूर देखते जाना। इससे आपको सिंगल डोर फ्रिज एक बार मेरा क्लियर हो गया, फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, हर एक फॉल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगला जो दिया, फ्रिज में बल्ब जलता है लेकिन कंप्रेसर नहीं चालू हो रहा थी, तो बतला दिया अभी। अब एक फ्रिज ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, यानी फ्रिज जो है आपका ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ करना चालू कर दिया। पहले आवाज़ नहीं कर रहा था, अब ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो क्या खराबी रहेगा, उसमें जो खराबी आपका रहेगा कि अगर शॉर्ट रहेगा, शॉर्टिंग रहेगा तो भी आप इलेक्ट्रिकल आवाज़ देगा। अगर कंप्रेसर ढीला कसा हुआ तो भी आवाज़ देगा। इसमें देख लेना कहीं पाइप कहीं जिससे कंप्रेसर मेरा चलता है तो वाइब्रेशन का आवाज़ देता है। और ज़्यादा ही आवाज़ दे रहा है कंप्रेसर के अंदर से तो उसका तो कोई इलाज नहीं, जब तक वो खराब नहीं, जब तक चल रहा चलने दीजिए। अगर ठंडा कर रहा है तो फिर उसका यानी कि टाइट कर देना है कि नीचा मेरा 3 नट पे मेरा क्या चलता है, कंप्रेसर मनी ये है, मेरा 3 नट पे आगे मेरा कसा हुआ रहता है। इसको टाइट अगर रहेगा तो मेरा ठीक है। अगर दूसरा चीज़ है कि उसका मैकेनिकल सिस्टम आगे ढेर सारा जगह से जुड़ा हुआ रहता है, कंप्रेसर के वाइब्रेशन की वजह से मैकेनिकल सिस्टम अंदर जो मेरा पाइप है उस सभी मेरा जैसे इस तरह से ना, इसे देखिए यहाँ पे फिगर बनाए हुए, तो इसी को बनाए हुए हैं कार इसी के, चलिए दूसरा दिखला देंगे। तो उसमें क्या चाहिए मेरा ये कि जब इसमें क्या करते हैं कि जब चालू होता है वाइब्रेशन देता है, वाइब्रेशन देने के बाद इसका क्या चाहिए, मैकेनिकल सिस्टम, कंडेंसर कॉइल, फिल्टर, फिल्टर से कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब से फिर से कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल से बना फिर से सेक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर मारा। तो इसमें से कोई पार्ट्स कहीं पर सट रहा होगा ज़्यादा और वहाँ पर आवाज़ आपस में टकराने की वजह से भी आवाज़ दे रहा है। तो ये चीज़ जरूर देख लें। सबसे ज़्यादा इसमें क्या चाहिए, कंप्रेसर नट ढीला होने की वजह से आवाज़ देता है और अंदर से मेरा शॉर्ट होने की वजह से भी इलेक्ट्रिकल आवाज़ आता है। ये चीज़ पकड़ ले, अगर इलेक्ट्रिकल आवाज़ अंदर से तो मेरा ये चीज़ बंद नहीं, चाहे खराब नहीं है कि समझिए कि लास्ट में तक कंप्रेसर खराब ही हो जाएगा, उसका बंद नहीं होगा। और दूसरा फॉल्ट है मैकेनिकल फॉल्ट है तो मेरा सही हो जाएगा। अगला फ्रिज अधिक एम्पियर ले रहा है, तो अधिक एम्पियर लेने में क्या चाहिए बतलाएं। फ्रिज के तीनों पॉइंट का आपस में चेक करते हैं, 1 2 3 पॉइंट है इस तरह से। तीनों पॉइंट में से कोई भी आपस में यानी कि बॉडी अर्थ में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा 0 से ज़्यादा एम्पियर लेगा। अगर मेरा रिले खराब है, रिले सही से आपको इसमें सप्लाई नहीं देगा तो आपको 0 से ज़्यादा एम्पियर लेगा। बंद चालू होते रहेगा तो आपको ज़्यादा एम्पियर लेगा। अगर रिले कमज़ोर है तो भी ज़्यादा एम्पियर लेगा। वोल्टेज अगर कम मिल रहा, मानिए कि वोल्टेज अगर कम मिलेगा, 220 दे रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है 180 है वोल्टेज, 170 150 से वोल्टेज आ रहा है, तो हम क्या होगा, फिर अधिक लोड लेगा। यानी कि वोल्ट कमेगा तो लोड यहाँ पर बढ़ेगा और लोड बढ़ेगा तो फिर वोल्ट घटेगा ही घटेगा। इस तरह से मेरा क्या होगा, अधिक लोड ले रहा है तो पहले वोल्टेज चेक करें, फिर रिले चेक कर ले, अपना कंप्रेसर भी चेक कर ले तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और चॉकिंग रहेगा, हाँ एक चीज़ और, अगर चौक रहेगा मैंने पूरा मैकेनिकल सिस्टम अगर चौक रहेगा, फिल्टर वगैरह जाम हो गया तो भी यानी कि अधिक लोड लेकर के फिर बंद हो जाएगा, कुछ 4-5 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। अब फ्रिज बार बार चौक कर जा रहा, फ्रिज बार बार चौक कर जा रहा का है। अब चौक करने का मतलब है ना कि पूरा मैकेनिकल सिस्टम, जैसे ये देखिए कार से सिस्टम बनाए हुए हैं कि मैंने कंप्रेसर दिया हुआ है, बेल्ट प्ले चल रहा था, इसमें जो है मेरा कि फिल्टर मेरा चौक कर रहा है, नहीं फिल्टर जाम, इसमें जाली दिया हुआ था फिल्टर में, मैंने जाली जो बना हुआ ये जाली बार बार जाम हो जा रही है, कैपिलरी जाम हो रहा है। चौक होने मतलब कोई भी मैकेनिकल सिस्टम का ना कोई भी एक पार्ट वहाँ पे जाम हो जा रहा। अब वो पार्ट जब जाम हो जा रहा है इसका मतलब काहे जाम हो जा रहा है, जब इसमें गैस चार्ज किया गया है उस समय इसका मतलब है कि सही से फ्लिसिंग नहीं किया गया। अब फ्लिसिंग अगर सही से किया हुआ रहता तो हम क्या चाहिए होता, गैस आपको यानी फ्लिसिंग किया हुआ रहता तो उसमें कच्चा जमता ही नहीं। और फ्लिसिंग करने का ऐसा नहीं, सिर्फ फ्लिसिंग अच्छा से करना, कंडेंसर कॉइल, कूलिंग कॉइल प्लस फिल्टर और कैपिलरी, चारों पांचों सामान आपको फिल्टर यानी कि फ्लिसिंग होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना कि
ये चीज़ वैक्यूम किए है कि नहीं किए हैं, प्रॉपर उसका वैक्यूम होना चाहिए लास्ट तक। फ्रिज में सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है वैक्यूम अगर नहीं करके डालते हैं तो वो चॉकिंग एकदम आना ही आना, उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह रह जाता है। तो ये चीज़ प्रॉपर पकड़ ले, अगर बढ़िया से वैक्यूम है और फ्लिसिंग है तो आपको चॉकिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा सही तरीके से। अब आधा घंटा लेके 1 घंटा लेगा उसको प्रॉपर करना है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो फॉल्ट है, फ्रिज को छूने पर विद्युत का झटका लगता है, यानी फ्रिज जब भी हम हाथ लगाते हैं वहाँ पर विद्युत का झटका लगता है। अभी तुरंत मेन कनेक्शन जैसे बतलाए जिस तरह से, यानी मेन पावर सप्लाई लेंगे ना तो उसका कोई भी एक फेज सप्लाई है ना, बॉडी में फ्रिज है अंदर, हम तो अंदर देते हैं सप्लाई उसके इलेक्ट्रिकल सामान में। अब यही फेज में किसी कारण से बॉडी में सट गया या फिर कंप्रेसर का भाग जो बॉडी में सट गया तो मेरा क्या चाहिए तो पूरा बॉडी में करंट आ जाता। तो उसमें चेक कर ले, कंप्रेसर रिले पर छोड़ा लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे बॉडी अर्थ है कि नहीं है। कंप्रेसर अगर बॉडी अर्थ है तो कंप्रेसर को उसमें चेंज करना होगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रिक सामान अगर शॉर्ट है तो उसको हम अपना सही कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको दूर हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं बॉडी अर्थ है जिसके कारण से मेरा बॉडी छूने से अर्थ आ रहा। और बॉडी अर्थ का वायर भी दे ले रहना है, घर का जो ग्राउंड वायर रहता है उसको भी अपना बॉडी अर्थ में एकदम लगाना सेफ्टी के लिए, तो आपको नहीं मारेगा। अब फ्रिज की कुछ देर तक ठंडा करता है फिर बंद हो जा रहा है, यानी इसे भी चॉकिंग का प्रॉब्लम में ही आता। चल रहा कुछ देर, उसके बाद ठंडा किया, फिर से क्या चाहिए मेरा कंडेंसर कॉइल ठंडा होना चालू हो जाता और मेरा वो बंद हो जा रहा। तो अधिक लोड ले रहा तो पहला रिले का प्रॉब्लम हो जाता है, जब तक चालू रहा तब तक मेरा कंप्रेसर चालू रहा था, नहीं ठंडा करना चालू किया फिर बंद हो गया। तो अगर रिले वहाँ से लाइन काट रहा तो फॉल्ट आएगा। अगर चॉकिंग आएगा तो क्या चाहिए कुछ देर तक तो काम करता है मगर फिर से दोबारा वो ठंडा करना बंद कर दे रहा है, तो मेरा चॉकिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है और मेरा ये कचरे का रिले का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कंप्रेसर का भी फॉल्ट हो सकता है, अधिक लोड लेने के कारण भी हो जाता है ये सब फॉल्ट। अगला फॉल्ट जो मेरा फ्रिज बार बार ट्रिप कर जा रहा है, वही सेम फॉल्ट है आपका, यानी फ्रिज बार बार ट्रिप कर जा रहा है। बार बार लाइन देते हैं, 1-2 मिनट चला फिर बंद हो गया, फिर लाइन देते हैं फिर चाहे 1-2 मिनट में बंद चालू बंद चालू बंद चालू इस तरह से होते जा रहा है। तो इस कंडीशन में भी रिले यानी 90% 80% रिले खराब होता है, उसके बाद कंप्रेसर मेरा खराब रहता है और उसके बाद भी रहता है चॉकिंग करेगा प्रॉब्लम, तो आपका इस तरह से फॉल्ट काम करेगा। तो यानी कि फ्लेशिंग किस तरह से किया जाता है और वैक्यूम किस तरह से किया जाता है और गैस चार्ज किस तरह से किया जाता है, इसका आपको अगला वीडियो पूरा बढ़िया से बतला दिया जाएगा। अब फ्रिज का कंडेंसर कॉयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, चीज फॉल्ट में नहीं है ऐसे आपको लिख दिए हैं। फ्रिज का कंडेंसर कॉयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसका जो रहेगा आपको सिंगल डोर फ्रिज का ना तो 40 से 50। नॉर्मली कोई भी सिंगल डोर फ्रिज का कंडेंसर कॉयल का हीटिंग जो रहता है ना, कोई भी टेक्नीशियन होते पीछे जाता है हाथ लगा के छूता है, तो इतना टेम्परेचर नहीं आपको नापेंगे किससे, तो थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से मेरा टेम्परेचर पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर है या नहीं। इसमें क्या करेंगे कि 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेरा उसका गर्म होना चाहिए। तो अगर उतना गर्म मेरा बाहर में कंटिन्यू है तो इसका मतलब समझ जाए फ्रिज के अंदर में भी कम से कम -5 तक ठंडा करेगा ही करेगा। इसमें इसीलिए आपको आगे लिख दिया फ्रिज के कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर, नहीं कूलिंग चैम्बर का जो फॉल्ट जो चैम्बर है उसके अंदर में कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, तो उसके अंदर कम से कम कितना होना चाहिए -5, तब जाकर मेरा अंदर में सामान को ठंडा कर पाएगा। अब जो आगे दिया हुआ है सिंगल, ये चीज़ तो पहले बतला दिया आपको, शुरू में ही आपको बतला दिए थे क्या चीज़ फॉल्ट है। यानी कि अगर वीडियो पसंद आ चैनल सबसे जरूर करिएगा, और अगर इस वीडियो में कुछ छोटा हुआ होगा तो आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा। अगर कुछ इसमें भी कुछ कमेंट रहे होंगे तो उसमें आपको कमेंट करके एकदम बतलाना है, कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।